नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल UVR क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग 12th के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, 12th केमिस्ट्री के बारे में। 12th केमिस्ट्री के बारे में हम कोऑर्डिनेशन चैप्टर को शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन रसायन यानी उपसंयोजी रसायन के बारे में। इस उपसंयोजी रसायन से एग्ज़ाम में लगभग 4 से 6 नंबर के सवाल हर बार पूछे जाते हैं और इस 4 से 6 नंबर में तो IUPAC नाम से फिक्स है सवाल आता है। IUPAC में फार्मूला दे देगा, फार्मूले से नेम पूछेगा, नाम दे देगा, नाम से फार्मूला पूछेगा। ये दोनों तरह के सवाल एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। कुछ सवाल तो किसी यौगिक के ज्यामिति के बारे में रिलेटेड, और जैसे VBT की थियरी के बारे में हो गया, CFT थियरी के बारे में हो गया, वर्नर्स के बारे में हो गया, वर्नर सिद्धांत के बारे में हो गया, और कुछ सवाल तो इसमें महत्वपूर्ण जो शब्दावली है जैसे लिगेंड हो गया, लिगेंड का वर्गीकरण हो गया, सेंट्रल मेटल एटम हो गया, केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, इन सभी से पूछते हैं। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बारे में, यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसे उपसहसंयोजी रसायन, उपसहसंयोजी रसायन या इसे उपसहसंयोजी यौगिक भी कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। उपसहसंयोजी रसायन यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उपसहसंयोजी रसायन कहते हैं। जहाँ पर उपसहसंयोजी यौगिक का अध्ययन करते हैं, उपसहसंयोजी रसायन कहलाता है। उपसहसंयोजी यौगिक का अध्ययन करते हैं, ये उपसहसंयोजी रसायन कहलाता है। इस चैप्टर से हमको पढ़ना है, सबसे इम्पॉर्टेंट हमें एक तो देखना है शब्दावली में केंद्रीय धातु परमाणु, जिसे कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। इसको अंग्रेजी में सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, शॉर्टकट में इसे CMA भी लिख देते हैं। और इसमें देखना है लिगेंड के बारे में, लिगेंड के बारे में, और यहाँ पर देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड के बारे में, वर्गीकरण करना है लिगेंड का, वर्गीकरण किसका करना है, लिगेंड का। और फिर इसके बाद ये तो थोड़ा सा शब्दावली हो गई, इस शब्दावली में हमें कोऑर्डिनेशन क्षेत्र देखना है, उपसहसंयोजी क्षेत्र देखना है, उपसहसंयोजी क्षेत्र, और छोटे छोटे इसमें और शब्दावली हैं। थोड़ा सा मेन टॉपिक की तरफ इधर चलते हैं। और इसके बाद इसमें IUPAC नेमिंग के बारे में पढ़ना है। IUPAC नेमिंग ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आता, हर बार पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और IUPAC नेमिंग ये 2 तरीके से पूछता है, एक तो नाम लिखने के लिए पूछता है और एक में फार्मूला लिखने के लिए पूछता है। दोनों यहाँ पर दोनों को डिस्कस करते हैं। एक IUPAC नेमिंग में नाम लिखने के लिए आएगा और एक फार्मूला के लिए आता है। फिर उसके बाद जब हम यौगिक के ज्यामिति के बारे में देखते हैं, यौगिक के रंग के बारे में देखते हैं, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक यानी चुंबकीय गुणों के बारे में देखते हैं, फिर वहाँ से हम वर्नर सिद्धांत से चलते हैं। वर्नर सिद्धांत को इस चैप्टर से पढ़ना है। वर्नर सिद्धांत के बाद हमें VBT वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ना है, संयोजी बंध सिद्धांत जिसे कहते हैं, संयोजी बंध सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद हमें CFT क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, CFT क्रिस्टल फील्ड थियरी, और फिर उसके बाद हमें पढ़ना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, MOT के बारे में पढ़ना है। और थोड़ा सा हमें CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ना है। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो गया। MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी हो गया, अणु कक्षक सिद्धांत जिसे कहते हैं। CFT है क्रिस्टल फील्ड थियरी हो गया। और फिर इनके बाद थोड़ा सा इस कोऑर्डिनेशन उपसहसंयोजी रसायनों का उपयोग के बारे में देखते हैं। उपसहसंयोजी रसायनों के उपयोग हो गया, इनके उपयोग के बारे में देखेंगे। और किसका उपयोग है, उपसहसंयोजी रसायन के उपयोग के बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद थोड़ा सा इसमें आइसोमेरिज्म के बारे में देखते हैं, समावयवता के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। समावयवता
ठीक, इस चैप्टर से मेनली हम इतने टॉपिक का डिस्कस करते हैं, इतने टॉपिक को देखेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड जो बोर्ड में क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। इस चैप्टर इतना ख़त्म होने के बाद, ये रिवीजन होने के बाद, इस इतने रिवीजन के बाद हम बोर्ड से रिलेटेड सभी क्वेश्चन पर, एक एक क्वेश्चन पर फोकस करते हैं जो लगभग 7 से 8 सालों में, पिछले 7 से 8 सालों में आया हुआ है। इन सभी क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन के बारे में शुरू करेंगे। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में। इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। इतने टॉपिक के बारे में हमें बेसिक पढ़ना है। एक रिवीजन, क्विक रिवीजन है क्योंकि नोट्स सभी के पास होगा और सिर्फ हमें क्या करना है, इन सभी पर जल्दी जल्दी एक फोकस नज़र दौड़ा के बस हमें थोड़ा रिवीजन करना है। फिर अब इसके आगे हम शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन यौगिक, उपसहसंयोजी रसायन। उपसहसंयोजी रसायन में डिफिनीशन तो वही है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उपसहसंयोजी रसायन कहलाते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं योगात्मक अथवा आणविक यौगिक। यहाँ पर शुरू करते हैं योगात्मक अथवा आणविक यौगिक। योगात्मक अथवा आणविक यौगिक, ये इनके डेफिनेशन क्या है। योगात्मक अथवा आणविक यौगिक, इसमें जब 2 या 2 से अधिक सिंपल साल्ट, सरल लवण के विलयनों के मिश्रण का आपस में क्रिस्टलीकरण कराते हैं तो उससे प्राप्त जो यौगिक है उसे योगात्मक यौगिक या फिर उसे आणविक यौगिक कहते हैं। डेफिनेशन क्या थी, जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक, साथ में लिखते चलना, हम बोल रहे हैं, जब 2 या 2 से अधिक सिंपल साल्ट के विलयनों के मिश्रण का, 2 या 2 से अधिक सिंपल साल्ट के विलयनों, सिंपल साल्ट के विलयनों के मिश्रण का आपस में क्रिस्टलीकरण कराते हैं, आपस में क्रिस्टलीकरण कराते हैं तो योगात्मक यौगिक का निर्माण होता है। क्रिस्टलीकरण कराते हैं तो योगात्मक यौगिक का निर्माण होता है। इसी योगात्मक यौगिक को आणविक यौगिक भी कहते हैं। योगात्मक यौगिक का निर्माण होता है, ये डेफिनेशन नोट कर लेना, निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें एग्जाम्पल में हो जाएगा FeSO4 एक्वस माध्यम में लेते हैं, प्लस इसमें NH4 ट्वाइस SO4 ये एक्वस माध्यम में लेते हैं, प्लस इसमें 6H2O लेते हैं। जब ये दोनों FeSO4 और NH4 ट्वाइस SO4 का आपस में क्रिस्टलीकरण कराते हैं, हमारे पास फॉर्मेशन होता है FeSO4 इंटू NH4 ट्वाइस SO4 प्लस 6H2O। ये फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। इसे हम मोहर साल्ट कहते हैं, इसे हम मोहर साल्ट कहते हैं। यह मोहर साल्ट हमारा योगात्मक अथवा आणविक यौगिक होते हैं, तो इसको नोट कर लेना। ये एकदम सिंपल है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि योगात्मक अथवा आणविक यौगिक क्या होते हैं। जब 2 या 2 से अधिक सिंपल साल्ट के विलयनों के मिश्रण का आपस में क्रिस्टलीकरण कराते हैं तो उनसे बनने वाले यौगिक को योगात्मक यौगिक कहते हैं। जैसे FeSO4 एक्वस माध्यम में, NH4 ट्वाइस SO4 एक्वस माध्यम में और 6H2O पानी को मिलाते हैं तो ये फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है जो कि यह मोहर साल्ट है। यहाँ से योगात्मक यौगिक हो गया। अब बात आती है टाइप्स ऑफ योगात्मक यौगिक। इनकी ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये बेसिकली इनको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इनको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारा है डबल साल्ट जिसे हम द्विक लवण कहते हैं, तथा दूसरा हमारा है उपसहसंयोजी यौगिक या फिर संकर यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। ये 2 टाइप्स में कौन सा हो गया, एक डबल साल्ट हो गया है,
डबल साल्ट हो गया, जिसे हम द्विक-लवण कहते हैं। और दूसरा हमारा होता है उपसहसंयोजी यौगिक। दूसरा हमारा है उपसहसंयोजी यौगिक। तो स्टार्ट करते हैं हम डबल साल्ट। डबल साल्ट क्या होते हैं? डबल साल्ट द्विक-लवण ऐसे साल्ट जो सॉलिड फेज में, ठोस अवस्था में अपने आप को बनाए रखते हैं, अपने आप को स्टेबल बनाए रखते हैं, तथा जलीय माध्यम में ये अपना अस्तित्व खो देते हैं, अर्थात जलीय माध्यम में ये आयनित हो जाते हैं। ऐसे साल्ट को हम डबल साल्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया ये फेरस अमोनियम सल्फेट का, फेरस अमोनियम सल्फेट मोहर साल्ट, यानी ऐसे साल्ट जो ठोस अवस्था में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, ठोस अवस्था में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। और ये क्या करते हैं? विलयन अवस्था में ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, तो ये कहलाते हैं डबल साल्ट। जैसे एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल इसके पहले पढ़े थे, FeSO4 पढ़े थे, NH4 ट्वाइस था, SO4 था, प्लस ये था 6H2O था। जब हम क्या करेंगे, ये सॉलिड फेज में तो फेरस अमोनियम सल्फेट सॉलिड फेज में इसी तरह से रहेगा, अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। लेकिन जब इसको हम एक्वस माध्यम में तोड़ते हैं, जलीय माध्यम में घोलेंगे, तो इनमें ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, अर्थात इनका आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन किस तरह से होगा? ये टूटेगा Fe2+ में। जब Fe2+ में टूटेगा तो SO4 भी डबल माइनस में टूट रहे हैं। और क्या टूट रहा है? और यहाँ पर NH4 ये हमारा टूट रहा है पॉजिटिव में, यहाँ से SO4 प्लस 2SO4 2- ये डबल माइनस में टूटा है। तो यहाँ देखना, ये अपने आयनों में क्या हो रहे हैं? अलग अलग अपने आयनों में डिज़ोल्व हो जा रहे हैं, इसे ही हम डबल साल्ट कहते हैं। यहाँ से डबल साल्ट हो गया। फिर इसके बाद आते हैं उपसहसंयोजी यौगिक या संकर यौगिक कहते हैं। इसको नोट करना हो नोट कर लेना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। अगले पे चलते हैं उपसहसंयोजी यौगिक के बारे में। अगले पे आते हैं उपसहसंयोजी यौगिक। उपसहसंयोजी यौगिक, या फिर इसे हम जटिल संकर यौगिक भी कहते हैं। इसके पहले डबल साल्ट में एक चीज़ देखे थे। डबल साल्ट में यहाँ से देखना, डबल साल्ट में था कि ये सॉलिड में तो फिक्स थे, लेकिन वाटर में क्या हो रहे थे? डिज़ोल्व हो जा रहे थे। सॉलिड में फिक्स थे, वाटर में डिज़ोल्व हो जा रहे थे। उपसहसंयोजी या जटिल यौगिक ये क्या करते हैं? ये सॉलिड अवस्था में ठोस तथा जलीय माध्यम, दोनों माध्यम में ये अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। दोनों माध्यम में ये अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जो ठोस और जलीय दोनों माध्यम में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, ये कहलाते हैं उपसहसंयोजी यौगिक, या इसे हम जटिल का मतलब कॉम्प्लेक्स, अंग्रेजी में इसे कॉम्प्लेक्स है। जटिल जो कठिन है, जटिल संकर यौगिक, ये जटिल संकर यौगिक कहलाते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं उपसहसंयोजी या जटिल संकर यौगिक। ये 2 टाइप्स के थे। एक होता है पूर्ण जटिल यौगिक जो पूरी तरह से जटिल हो, और एक होता है अपूर्ण जटिल यौगिक। इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। पूर्ण जटिल यौगिक वे जटिल यौगिक होते हैं जिनका आयनन बिल्कुल भी नहीं होता,
जल में बिल्कुल थोड़ा भी कुछ आयन के रूप में, यानी सिंगल आयन भी नहीं दे पाते, थोड़ा बहुत भी नहीं डिज़ोल्व हो पाता है, ये पूर्ण जटिल यौगिक कहलाते हैं। और अपूर्ण जटिल यौगिक ऐसे जटिल यौगिक होते हैं जो जल में उत्क्रमणीय वियोजन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो जल में उत्क्रमणीय वियोजन के द्वारा थोड़ा बहुत डिज़ोल्व हो जाते हैं, यह अपूर्ण जटिल यौगिक कहलाता है। तो इनके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। जैसे पूर्ण जटिल यौगिक के बारे में अगर एग्जाम्पल लिखना हो तो K4FeCN6 के बारे में लिखेंगे, ये हमारा पूर्ण जटिल यौगिक कहलाता है। और अपूर्ण जटिल यौगिक के बारे में अगर एग्जाम्पल की बात करना हो तो यहाँ पर CdCN4, ये K4CdCN4 ये हमारा ये K2CdCN4 ये हमारा अपूर्ण जटिल यौगिक के फॉर्म में है। अपूर्ण जटिल यौगिक में जब ये उत्क्रमणीय वियोजन दिखाते हैं तो CdCN4 ये हमारे दो भागों में टूट जाता है, इसीलिए हम इसे अपूर्ण जटिल यौगिक कहते हैं। और ये पूर्ण जटिल यौगिक ये K4 में 4 के पॉजिटिव में प्लस FeCN6 नेगेटिव में, ये बड़ा ब्रैकेट जो हमारा जटिल यौगिक का फॉर्मेशन किया है ये बिल्कुल भी आयन में अपने टूटता नहीं है। यहाँ से हमारा ठोस पूर्ण जटिल यौगिक और अपूर्ण जटिल यौगिक के बारे में हो गया। अब आगे बात हम चर्चा करते हैं कोऑर्डिनेशन क्षेत्र की। कोऑर्डिनेशन क्षेत्र है क्या? कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसे कहते हैं या कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसे कहते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो हमारा बड़ा ब्रैकेट होता है, इस बड़े ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन क्षेत्र कहते हैं। उपसहसंयोजी क्षेत्र कोऑर्डिनेशन क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत लिगेंड होता है और इस क्षेत्र के अंतर्गत सेंट्रल मेटल एटम होता है। अब इनके बारे में केमिस्ट्री हम अगले वीडियो में देखते हैं कि लिगेंड का काम क्या होता है इसके, और सेंट्रल मेटल एटम का काम क्या होता है, ये दोनों कैसे उपसहसंयोजी बंध का फॉर्मेशन करते हैं, ये इनको इलेक्ट्रॉन किस तरह से देता है, ये डोनर है तो ये क्या कहलाएगा, ये डोनेट करता है ये क्या कहलाएगा, रिसीवर है ये क्या कहलाएगा। इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।